गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एमएसटी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मरुस्थलीकरण या फिर डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब डेजर्टिफिकेशन वैसे तो इन्वायरमेंट में हम मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट रहते हैं वो जैसे वायुदाब पेटियां हो गई, ये किसका पार्ट है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट है। ठीक है, प्रेशर बेल्ट हो गया, जेट स्ट्रीम, ओसांग हो गया। ठीक है, ओसांग को हम साइंस में भी पढ़ते हैं, इसको भी हम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर रहने वाला है, और लास्ट तक बने रहना। तो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो मरुस्थलीकरण है इसे हम कहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन इन्वायरमेंट में जो हमारा क्या रहता है, बेसिकली इकोलॉजी हम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो जो वर्ग या फिर समूहों के बीच क्या रहता है, जो हम अंतर संबंध रहता है। ठीक है, कोरिलेशन रहता है, उसको हम क्या बोलते थे? पारिस्थितिक तंत्र बोल देते हैं। वह तो खैर अलग टॉपिक हो गया, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जलीय पारितंत्र, अब जो जल में रहेंगे, जैसे हमारे पास पारितंत्र इस तरीके से समझ लो, जैसे बहुत सारी गाय है तो उनका क्या हो गया, एक अलग अपना पारितंत्र हो गया। ठीक है, जल में रहने वाले जो जीव हैं उनका एक अलग पारितंत्र हो गया। इसके अलावा जो स्थल में रहने वाले हैं तो उनका एक अलग पारितंत्र होता है। तो इस टाइप से हम इन्हें बेसिकली बांटते हैं। तो जो मरुस्थलीकरण आता है वहाँ कहाँ पे हम इसको बेसिकली पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं जो स्थलीय पारितंत्र रहता है हमारा। स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र में जो ह्रास होता है, ठीक है, ह्रास के कारण, तो थोड़ा मैं इसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र आप समझते होंगे, जो क्या होते हैं, हमारे स्थल में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं, या फिर स्थलीय पारितंत्र में क्या आ जाते हैं, हमारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। जो जो भी सारी चीज हमारी क्या रहती है, लैंड में रहती है, बेसिकली स्थल में पाई जाती है, उनको क्या बोल देते हैं हम? स्थलीय पारितंत्र में वो सारी चीजें शामिल हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो स्थलीय पारितंत्र को जो अफेक्ट करते हैं उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं बेसिकली, तो जो आप सोच सकते हैं बस वही रीजन तो हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं स्थलीय पारितंत्र को प्रभावित करने के? तो तीन इसके मेजर टाइप, मेजर जो कारण है, फर्स्ट है इसमें वनोन्मूलन। ठीक है, जिसके कारण जो स्थलीय पारितंत्र है ना हमारा, जो प्रकृति ने एक पारितंत्र हमारा बैठी बिठाई व्यवस्था बनाई है, लेकिन उसको, उसमें जो बेसिकली डिस्टरबेंस होता है या फिर अफेक्ट होता है, या फिर गड़बड़ा जाता है सिस्टम, ठीक है, पारितंत्र का, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण हो सकता है वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ये हो गया। अब सेकंड जो कारण माना जाता है, इसका क्या माना जाता है, तो सेकंड इसमें मरुस्थलीकरण आ जाता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, और डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, और जो थर्ड कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, मृदा का अवनमन। तो ये इस टॉपिक में ही पूरा इन्वायरमेंट में हम इसको पढ़ते हैं बेसिकली, मरुस्थलीकरण। तो यहाँ पे हम मरुस्थलीकरण के बारे में बेसिकली देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसका भी बता देता हूँ। जैसे वनोन्मूलन है कि वनोन्मूलन में क्या क्या चीजें चीजें आ जाती है, तो वनोन्मूलन में मतलब ये नहीं है कि बस वनों को क्या कर रहे हैं हम, काट दे रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, वनोन्मूलन बोल रहे हैं। तो ये काफी मेजर एक कॉन्सेप्ट है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है हमारे। ठीक है, अब क्या क्या चीजें आ जाती है उनको मैं बता देता हूँ। जैसे वनों की कटाई हो गया। ठीक है, वनों की कटाई, वनों की हम अत्यधिक क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। वैसे ये तो नॉर्मली वनों को ना काटें ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जो भी मानव जीवन के लिए जो अति आवश्यक संसाधन रहते हैं, जैसे कृषि में ये सारी इसेंशियल जो चीजें रहती है, उन पे तो, उन पे मानव क्या रहता है बेसिकली, उस पे ही डिपेंड रहता है, वनों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो करना है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं करना है कि फिर जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी ना बच सके। तो ऐसा इतना भी नहीं करना है कि जो हमारे आगे वाली पीढ़ी बोले कि भाई, जैसे हम बोल रहे हैं अभी कि हमने मतलब जैसे हमारे पूर्वजों ने बोले थे कि हमने डायनासोर को देखे हैं, उसी प्रकार से हम भी बोलेंगे उनको कि हमने क्या है, वनों को देखे थे। मतलब तो उस प्रकार से वनों को, उनके मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है बेसिकली। ठीक है, तो वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई नहीं करनी है, ये भी इसमें कारण आ जाता है। ठीक है, और अगर वनों की कटाई करते भी हैं, मान लेते हैं संसाधनों में जरूरत तो पड़ती है वनों की। ठीक है, लेकिन उसके एवज में क्या करना है हमने, कुछ वन भी लगा देने हैं। एक पेड़ काट रहे हैं
तो 10 पेड़ उसके इसमें लगा देने हमने बेसिकली, ठीक है। तो तब हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, हमारा जो इकोसिस्टम रहेगा, पारिस्थितिक तंत्र रहेगा, वो क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। वनों की कटाई हो गई, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अत्यधिक चराई हो सकता है। जो भी हमारे क्या रहते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां रहती है, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, जो भी मवेशी रहते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा अगर चराई करा देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाते हैं, वनों में बेसिकली कमी आ जाती है बेसिकली। और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें, तो और क्या क्या सोच सकते हो आप, ठीक है। तो और एक जनरल सा है कि वनाग्नि, वनाग्नि भी इसी में शामिल हो जाता है, ठीक है। वनों की आग, ठीक है, वनाग्नि, वनों में कोई आग लगा के भाग गया, ठीक है। मान लेते हैं कोई बीड़ी सिगरेट किसी ने पी ली जंगलों में, ठीक है, और वहीं पे फेंक दिया सब, तो उससे क्या हो गया, वनों वनों में क्या लग गई, आग लग गई बेसिकली, तो वनाग्नि। वैसे नेचुरली भी हो सकता है वनाग्नि, और ह्यूमन प्रैक्टिसेस के कारण भी वहाँ पे आग लग सकती है बेसिकली, ठीक है। वनाग्नि हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या सोच सकते हो आप। तो इसके अलावा जो कृषि पद्धति है हमारे, जो कृषि करने की तकनीक है बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, स्थानांतरित कृषि, ये भी काफी ज्यादा क्या हानिकारक मानी जाती है वनों के लिए, स्थानांतरित कृषि हो गया, ठीक है। या फिर झूम कृषि वो इसे बोल सकते हैं, ठीक है, झूम कृषि। अब झूम कृषि से क्या होता है बेसिकली, तो ये काफी ऐसे टॉपिक माना जाए, अगर इसमें डिटेल में ज्यादा नहीं घुसेंगे, हम थोड़ा हल्के हल्के बता देता हूँ कि स्थानांतरित कृषि मतलब जो भी इसको वैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, स्थानांतरित कृषि को, इतना मतलब ये हानिकारक है बेसिकली। इसके लिए जमीन की उर्वरता के लिए, कहाँ आप जैसे जमीन में पेड़ पौधे लगेंगे या फिर वनस्पतियां लगती है, तो उसकी उर्वरता के लिए क्या है, ये हानिकारक है स्थानांतरित कृषि। लेकिन जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि पे ही डिपेंड रहते हैं। उस टाइम पे वहाँ पे कृषि करेंगे और बेसिकली वहां से फिर भाग जाएंगे, ठीक है। जैसे 3-4 साल एक जमीन पे उन्होंने कृषि करी, उसके बाद जो उस जमीन की उपजाऊता खत्म हो जाएगी, तो वो भी वहां से अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते हैं। एक एक तरीके से देखें तो आदिवासी, उनका भी अपना एक बिलीफ सिस्टम है, उनका भी एक अपना विश्वास है, अपना उनका कल्चर है बेसिकली, ठीक है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्थानांतरित कृषि हो गया, ठीक है। अभी अगर इसको बताऊं मैं, स्थानांतरित कृषि में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं जमीन है, ठीक है, अब इसके जो उपजाऊ भूमि रहती है बेसिकली कहाँ तक रहती है, 1 फीट तक ही रहती है। अब इतनी नहीं कि आप बोलेंगे कि इसकी तो जो पृथ्वी का आंतरिक भाग रहता है वो तो काफी ज्यादा रहता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी मतलब वो रहता है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन जो इसमें उपजाऊपन होता है केवल 1 फीट तक होता है, बाकी ऐसे ही रहता है, ठीक है। हम्म। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, अब यहाँ पे एक साल इन्होंने बेसिकली जो आदिवासी लोग या फिर जनरली आज भी कुछ लोग जो नॉर्मल लोग भी हैं, वो भी क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि कोई कोई करते हैं, ठीक है। वैसे तो गवर्नमेंट ने इसको प्रोवाइड कर दिए है ना, तो यहाँ पे 1 फीट तक ही उपजाऊपन रहता है। अब ये क्या करते हैं, 4 साल तक यहाँ पर लगातार क्या करते हैं, अपने बीज बोते रहते हैं, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि जो भी इसमें पोषक तत्व रहते हैं, ये सारे क्या, जो भी यहाँ पे फसल रहती है, वो पोषक तत्व को बेसिकली पूरे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है, जो भी फसल रहती है, ठीक है। तो फिर अगर हम 4 बार हमने जैसे उगा दिया इसमें, ठीक है, तो 5वीं बार इसमें जो फसल लगी होगी वो उसमें उपजाऊपन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेसिकली। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, गांव में या फिर शहरों में भी इसमें क्या करते हैं, हल लगाते हैं या फिर ट्रैक्टर से जो नीचे वाली मृदा रहती है बेसिकली, वो फिर ऊपर आ जाती है, और जो ये अनुपजाऊ मृदा रहती है ये फिर नीचे चली जाती है, तो उपजाऊ मृदा फिर से ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लगातार उस भूमि को उपजाऊ बरकरार रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, उनका अपना बिलीफ सिस्टम अलग रहता है, उनका वो अलग, वो स्थानांतरित कृषि ज्यादातर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, स्थानांतरित कृषि से भी क्या हो जाता है, हमारे वनों में काफी ज्यादा ह्रास देखने को मिलता है। और क्या हो सकता है हमारा, और और ह्यूमन प्रैक्टिस बहुत सारी हो सकती है, जैसे यातायात के साधनों का बहुत ज्यादा यूज करना, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, यातायात के साधन हो गए, और क्या हो सकता है, इसमें यातायात के यातायात के साधनों का विकास, ठीक है। जैसे सड़कें बनाते हैं, ट्रेन की पटरियां बनाती है, तो पूरे जंगल को काट दिया जाता है वहां पे, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या सोच सकते हो। तो और जैसे मान लेते हैं, जो ईंधन है उसका बहुत ज्यादा उपयोग करना, ईंधन का उपयोग बहुत ज्यादा करना, जो भी लकड़ियां रहती हैं, तो
गाँव में अभी भी लोग क्या करते हैं, ईंधन का उपयोग कहीं करते हैं, ठीक है? मतलब लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने या फिर ऐसी चीज़ों के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, वनों का काफ़ी ज़्यादा ह्रास होता है। तो ईंधन के उपयोग, ये सारी चीज़ें आप जो भी आप सोच सकते हो, तो चलो इसको हम छोड़ते हैं, हम इस पे बढ़ते हैं मरुस्थलीकरण पे, ठीक है? डेज़र्टिफ़िकेशन क्या है? मृदा अवनमन को भी हम देखेंगे एक दिन अलग लेक्चर में, इसमें देखेंगे बेसिकली, ठीक है? अब डेज़र्टिफ़िकेशन, अब मरुस्थलीकरण पे हम आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली, ठीक है? तो मरुस्थलीकरण, डेज़र्टिफ़िकेशन, डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन में डिफरेंस है। अब आप इसको एक ही मत समझ लेना। मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण, थोड़ा मैं इनको डिफ्रेंशिएट भी कर देता हूँ, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण, ठीक है? तो मरुस्थल क्या होता है बेसिकली, मरुस्थल क्या होता है नेचुरली, क्या होता है, मरुस्थल का हमारा निर्माण होता है बेसिकली, ठीक है? लेकिन जो मरुस्थलीकरण रहता है वो क्या रहता है, वो ह्यूमन प्रैक्टिसेस के कारण या फिर नेचुरली भी क्या होता है, जो हमारी उपजाऊ भूमि रहती है या फिर जंगलों से भरी हुई भूमि रहती है, वो भी क्या हो जाती है कभी कभी मरुस्थल में कन्वर्ट होने लग जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मरुस्थलीकरण बोलते हैं। और मरुस्थल क्या हो गया, जो हमारे नेचुरली क्रिएट हुए रहते हैं मरुस्थल, उन्हें हम मरुस्थल बोल देते हैं बेसिकली। अब मैं थोड़ा मरुस्थल को बता देता हूँ आपको, मरुस्थल किस तरीके से बनते हैं, ठीक है? तो मरुस्थल में एक बात तो आप जानते होंगे कि मरुस्थल में क्या होता है बेसिकली, जो पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, सिंपल सी बात है, जो नाम से ही पता लगता है, मरुस्थल मतलब मरुभूमि, शुष्क भूमि जो रहती है, ठीक है? उसमें क्या रहती है, पानी की कमी रहती है। तो पानी की कमी किस प्रकार से रहती है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं पहले। हम्म तो मान लेते हैं ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है? अब इसमें क्या रहता है हमारा, अब इसमें क्या क्या रहता है, हमारी लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखाएं रहती है इस प्रकार से, ठीक है? तो एक तो हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है? तो जे अब मरुस्थल, मैं पहले क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मरुस्थल कौन कौन से क्षेत्र में होंगे, ठीक है, और नेचुरली किस प्रकार से मरुस्थल बनते हैं। तो मरुस्थल मतलब जहाँ पे क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी, वो क्षेत्र क्या बन जाएंगे हमारे, मरुस्थल बन जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ पौधे रहते हैं उनके लिए क्या रहती है, बारिश भी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, ठीक है? क्योंकि तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है मान लेते हैं, ठीक है? ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है, यहाँ पे 5 डिग्री साउथ। यहाँ पर क्या रहती है हमारी, एक जैसी क्या रहती है, वायुदाब की पेटियां रहती है। तो हमारी जो पृथ्वी है, इसमें 7 प्रकार की क्या है, वायुदाब की पेटियां पाई जाती है, जिनमें क्या रहती है, जिनमें बेसिकली जो तापमान है वो वर्ष भर लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे जो इस पेटी में आएंगे बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ आपके पास। तो ये सारी लाइन है, ठीक है? अब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैंने इसको दिखा दिया, अब साउथ में भी क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी बेसिकली, ठीक है? हम्म, तो पूरा clear। तो इस प्रकार से हमारी जो वायुदाब की पेटियां रहती है, ठीक है, 3 ऊपर रहती है और 3 इक्वेटर के नीचे रहती है, तो टोटल कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली वायुदाब पेटियां बोल देते हैं, प्रेशर बेल्ट्स बोल देते हैं, ठीक है? प्रेशर बेल्ट्स।
या फिर वायु दाब की पेटियां बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ तक हमारी किस प्रकार की वायु दाब पेटियां पाई जाती है, तो इस एरिया में वायु दाब की पेटियां किस प्रकार से होती है। वायु दाब की पेटियों का मतलब है कि जहाँ पे क्या होगा, हमारा जलवायु जहाँ पे बेसिकली समान होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये हमारी ईस्ट साइड रहती है ना, मानने वाली क्या बात है, ये ईस्ट साइड रहती है, यहाँ से हमारा सनराइज होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हमारा सनराइज होता है, तो जो सूर्य की किरणें पड़ेगी तो इस लाइन में पड़ेंगी, तो इस लाइन में जो भी हमारे क्या पड़ेंगे, क्षेत्र पड़ेंगे, ठीक है। उनमें क्या होगा, जो जलवायु रहेगी उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लाइमेट जलवायु जो भी होगा, जो उनका वायु दाब होगा, और सारी चीजें जो भी वर्षा का टाइप होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे इस वाली लाइन पे सेम रहती है, तो उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, वायु दाब की पेटियां बोल देते हैं। तो इनका नाम भी रहता है बेसिकली, तो नाम क्या क्या रहता है इनका, ठीक है। अब इनका नाम क्या क्या रहता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, इसको बोल देते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या रहता है, उष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पे जलवायु रहेगी, ठीक है। इस वाले एरिया में जो भी क्षेत्र होंगे वहां पे क्या होगा, सनराइज जो सन होगा एकदम क्या पड़ेगा, सीधा पड़ेगा इक्वेटर में। तो अब इस वाली ये वाली कंडीशन कब होती है हमारे पास, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब जो हमारा सूरज का प्रकाश है वो क्या होता है, सीधे सीधे इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है। तो इस दिन की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा, इस लाइन पे क्या पड़ेगा, हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर हमारा क्रिएट हो जाता है। तो इनको थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ, लो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझा देता हूँ मैं। तो सबसे पहली बात है, मान लेना है जो हमारी वायु होती है, वायु किस दिशा में मूव करती है, तो ये जाती है हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ क्या होता है, बेसिकली वायु का मूवमेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ओसांग वाली सारी चीजें बता देता हूँ कि ओसांग क्या होता है, हाई लो प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो वहां से आप समझ जाओगे। हाई प्रेशर का लो प्रेशर का मतलब क्या है, लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा, बेसिकली जहाँ पे लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा, जहाँ पे टेम्परेचर या फिर तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लो प्रेशर या फिर प्रेशर, मान लेते हैं यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। लो प्रेशर है यहाँ पे, जहाँ पे तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और जहाँ पे तापमान बेसिकली बहुत कम होगा, वहां पे क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर बन जाएगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। मान लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा समुद्र है, ठीक है। अब दिन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, अगर सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ से जो भी जलवाष्प होगा, वेपर होगा, क्या होगा, जलवाष्प ऊपर उठेगा बेसिकली। आप नॉर्मली आपने देखा होगा, पानी को गर्म करते हैं तो उससे क्या बनती है, जलवाष्प ऊपर उठती है ना उसकी, ठीक है। तो यहाँ से जलवाष्प, अब यहाँ पे सूरज है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे इस तरीके से पड़ेगी, तो यहाँ से जो जलवाष्प है वो ऊपर रहेगा। ऊपर क्या है, हमारा वायुमंडल है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वायु के कण होंगे, वायु के बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पे कण होंगे, ज्यादा बड़े होंगे क्या, ये वायु के कण हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब जो वायु होती है, वायु में क्या रहता है, बेसिकली जल धारण करने की क्षमता रहती है। तो जो वायु के कण है यहाँ पे, ये क्या करेंगे, तो जो ये वायु के कण है ना, ये अपने में क्या, जो भी जलवाष्प ऊपर उठ रही होगी दिन के टाइम पे, ये ऊपर उठ रही होगी जलवाष्प, ठीक है, जल के कण यहाँ पे आएंगे, तो ये जो वायु होगी इन्वायरमेंट में, जो भी उपलब्ध वायु होगी वो क्या करेगी, वो अपने में इस जो भी नमी होगी या फिर जो भी जलवाष्प होगा अपने में धारण कर सकती है, ठीक है। बहुत मतलब ये क्या हो जाएगा, जब तक ये अणु, जो वायु का अणु होगा वो क्या ना हो जाए, भारी ना हो जाए। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अब ये अगर मान लेते हैं ये वाला अणु है, अब इसमें अगर पूरी तरीके से क्या बढ़ जाए, जलवाष्प के कण बढ़ जाए, तो इसको बोल देते हैं हम संतृप्त वायु, संतृप्त वायु,
ठीक है, अब संतृप्त वायु क्या है, इसको इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं आप और आपके दोस्त कहीं शादी में गए, ठीक है। आप तो बिना बुलाए गए, अपने दोस्त के साथ चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने पहले ही क्या कर ली है, आपने सोचा कि अब मुझे तो कोई पूछेगा नहीं, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, आपने पहले ही क्या कर दिया, पूरा खाना वाना वहाँ खा लिया, रसगुल्ले रखे थे 4-5 रसगुल्ले खा लिए, चाउमीन वो टिक्की विक्की जो भी मिल रही थी सब खा लिया आपने, पेट आपका फुल हो गया। अब बाद में आपके दोस्त ने क्या करा, जिनके यहाँ आप शादी में गए थे उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया बेसिकली कि ये मेरा दोस्त है, ऐसे करके उन्होंने बोला कि खाना खा ले, तो उसने क्या बोला कि नहीं नहीं क्या हो चुका हूँ, अब मेरी बस की नहीं है, क्योंकि उसका पेट क्या हो गया, फुल हो गया, अब कुछ और ग्रहण करने की उसमें क्या नहीं है, क्षमता नहीं है। तो वो क्या बोल सकता है कि मैं संतृप्त हो चुका हूँ, मतलब ठीक है, आत्मा तृप्त हो गई उसकी, मतलब पूरा उसका पेट वेट सब भर चुका था। इसी तरीके से यहाँ पे जो वायु है उसका भी जो भी उसकी जल धारण करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, मतलब उससे ज्यादा उसमें जो जलवाष्प के कण समाहित नहीं हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो अब जिस तापमान पर, यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि जिस तापमान पर वायु के कण संतृप्त हो जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, हम ओसांग बोलते हैं, ठीक है। उस तापमान को बेसिकली क्या बोल देते हैं हम, ओसांग बोल देते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है कि अगर कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ना, तो जिस तापमान पर क्या होगा, वायु संतृप्त हो जाएगी वहां पे, उसको क्या बोल देते हैं हम, ओसांग बोल देते हैं। ओसांग वाली कंडीशन में क्या होता है, ओसांग वाली कंडीशन अगर बन जाती है, ठीक है, तो इसमें जो वायु का कण रहता है वो क्या रहता है बेसिकली, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। और भारी हो जाता है तो ये क्या कर कर लेता है, फिर यहाँ पे बारिश भी कर लेता है, ठीक है। तो जो ओसांग है, ओसांग वाली कंडीशन जहाँ पे बनेगी बेसिकली, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे मतलब जो पूरे कण है उनमें क्या हो जाए, पूरी जलवाष्प बढ़ जाए, तो कहीं कहीं पे अगर जहाँ पे ओसांग वाली कंडीशन बन जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, हमारी बारिश यहाँ पे स्टार्ट होना हो जाती है, तो वहां पे रेन स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, ठीक है। अब इसके अलावा अब पूरी की पूरी जो जलवाष्प थी वो तो धारण नहीं कर सकता ना, तो जो अतिरिक्त जलवाष्प रहती है हमारी बेसिकली, वो यहाँ पे फिर ऊपर चली जाती है, फिर वो वायु क्या हो जाती है हमारी, जो जलवाष्प रहती है वो बेसिकली क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होके कहाँ जाती है, वो फिर ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करती है बेसिकली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें समझ जाएंगे हम। एक बात ध्यान रख लेना, जो यहाँ पे ओसांग वाली कंडीशन में जो आर्द्रता होगी ना, ह्यूमिडिटी होगी, वो क्या होगी, मतलब जो एयर होगी वो पूरी ह्यूमिडिटी उसमें क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वो क्या होगी, 100% ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है हमारी, अगर ह्यूमिडिटी 100% हो जाए यहाँ पे, तो हमारी बारिश वाली क्या हो जाती है, कंडीशन हो जाती है। अतिरिक्त जो जलवाष्प रहेगी वो बेसिकली कहाँ जाती है, फिर ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अतिरिक्त जलवाष्प बच रही थी ना हमारी, मान लेते हैं अतिरिक्त जलवाष्प, ये हल्की वायु रहती है, और ये कहाँ के लिए मूव करती है बेसिकली, ये ऊपर के लिए फिर मूव करती है, ऊपर के लिए कहाँ पे, ठीक है, 12 किलोमीटर तक, ठीक है, 12 किलोमीटर तक। जो हमारी जो क्षोभ मंडल रहता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सतह रहती है, क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर जो रहता है ना, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी परत तक ये मूव करती है। ये जो वायु रहती है बेसिकली वो क्या होती है, हल्की होती है। अब यहाँ से हल्की हुई वायु अब यहाँ पे मान लेते हैं इधर पहुंच गई, तो यहाँ से अब ये वायु क्या करती है, सीधे इधर के लिए क्षैतिज रूप में वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल क्या करती है, इधर के लिए मूव करती है, ठीक है। इसको थोड़ा थिकनेस इसकी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वायु थी हमारी, ये क्या करेगी, अब इधर के लिए मूव करेगी बेसिकली, ठीक है। और इधर के लिए क्या करेगी, अब वायु हल्की है और बहुत तेज गति से ये क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। एक बात को ध्यान रख लेना है, यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ा था ना, यहाँ पे क्या था हमारा, लो प्रेशर था कि हाई प्रेशर था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि ठीक है, लो प्रेशर वाली कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो बेसिकली ये लो प्रेशर से जो वायु है कहाँ जाएगी,
लो प्रेशर से हाई हाई प्रेशर के लिए मूव करेगी बेसिकली। सॉरी, यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना थोड़ा। जो वायु रहेगी ना, वो लो प्रेशर से, 1 मिनट थोड़ा, ये ठीक था यार। यहाँ पे जो वायु रहेगी हाई प्रेशर टू कहाँ जाती है, लो प्रेशर में जाती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वायु थी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, हल्की होके ऊपर चली जाएगी, और इधर जो हल्की वायु होगी बेसिकली वो बहुत ज्यादा क्या होगी, स्पीड से आएगी। तो इनको क्या बोल देते हैं हम, जेट स्ट्रीम बेसिकली बोल देते हैं, जेट स्ट्रीम। इनकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज्यादा तेज रहती है। अब यहाँ से वायु उठी थी सबसे पहले, ठीक है। एक बात को और यहाँ पे नोट कर लेना आप, कि जो ठंडी वायु रहती है, मान लेते हैं जो ठंडी वायु रहती है ना, अगर जो यहाँ पे ठंडी वायु होगी वो कितने में संतृप्त हो जाती है, तो जो ठंडी वायु रहती है वो हमारे 50 अणुओं में ही, 50 अणु में संतृप्त हो जाती है। और ठीक है, और जो गर्म जलवायु रहती है, गर्म वायु रहती है, वो लगभग 200 अणु में क्या होगी, संतृप्त होगी। तो ये एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो है नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे जो ठंडी वायु रहेगी तो उसके जो ओसांग वाली कंडीशन बनने के लिए बस जो 50 अणु है उसके, वो क्या होने चाहिए, संतृप्त वाली कंडीशन बननी चाहिए। मान लेते हैं ना इतने अणु है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है, अणु तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ये बस एक उसके लिए है, मतलब बता रहे हैं कि जो ठंडी वायु है, अगर यहाँ की बाहर की अगर ठंडी वायु है ना, उसकी अगर 50 अणु ही संतृप्त हो गए तो वो क्या कर देंगे, बेसिकली बारिश कर देंगे। और जो गर्म जलवायु है उसके 200 अणु क्या हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज थी, जेट स्ट्रीम हो गई। अब यहाँ से वायु उठी थी बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से फिर इधर आ गई, तो अब कहीं से उठी है और कहीं से फिर जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो बैठेगी ना फिर। तो यहाँ से फिर जो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है, और यहाँ से हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, वो लो प्रेशर में जाएगी बेसिकली। सॉरी, लो प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जो वायु होगी वो हाई प्रेशर होगी, जोन क्रिएट हो जाएगा, और हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी फिर, जो वायु होगी कहाँ जाएगी, लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी, मतलब, ठीक है। जहाँ पे क्या होगी, ठंडा वायु क्या होगा बेसिकली, जहाँ पे जलवायु होगी, या इस तरीके से यहाँ से वर्टिकल आएगी, फिर कहाँ जाएगी, लो प्रेशर वाले क्षेत्र में जाएगी बेसिकली। तो लो प्रेशर वाले क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हाई प्रेशर वाले जोन में ही उन्होंने क्या कर दिए थे, बारिश कर दिए थे ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। तो लो प्रेशर वाले जोन में आप कहीं से उठी है कहीं जाएगी, तो ये कहाँ जाएगी, लो प्रेशर वाले जोन में चली जाती है फिर, ठीक है। तो ये तो जेट स्ट्रीम, ये सारी चीजें हो गई, ओसांग हमने कर लिए। अब हम थोड़ा आ जाते हैं इस पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, इसका नाम क्या रहता है, निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं इसको। फिर इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। तो एक बात को ध्यान रख लेना, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, फिर इधर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर हाई प्रेशर होगा बेसिकली, ठीक है। तो लो प्रेशर बेसिकली जो हवा जाएगी किस तरीके से जाएगी, जाती है वायु, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा बेसिकली। अब यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, इसी तरीके से यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इसी तरीके से आप बना लेना, नाम इनके सेम है, ठीक है। इसको शीतोष्ण, इसको शीत कटिबंध क्या बोल देते हैं हम, निम्न वायुदाब पेटी। और इसको क्या बोल देते हैं हम, ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय। इसको उच्च वायुदाब पेटी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी हो जाएगी हमारी।
मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो बेसिकली जो वायु मूव करेगी वो कहाँ से करेगी, तो हाई प्रेशर ये वाला जोन बन रहा होगा, तो हाई प्रेशर कहाँ करती है, लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, बेसिकली वायु जो होती है मूव करती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर ऊपर है, तो इस तरीके से यहाँ पे वायु मूव करती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मूव करती है। वैसे ये जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। इसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपना डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बेसिकली मरुस्थल का हम सीख रहे थे कि मरुस्थल कहाँ कहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो वो चीजें हम सीख रहे थे। तो मरुस्थल किन क्षेत्रों में बनेंगे बेसिकली, अब जहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ पे क्या होगा हमारा, बेसिकली क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। वहां पे क्या बन जाते हैं हमारे मरुस्थल, जहाँ पे बेसिकली बारिश नहीं होती है, ठीक है। वहां पे क्या बन जाते हैं हमारे, तो ये वाला क्षेत्र है, जैसे ये वाला बेल्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर है ना, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पे बारिश होगी बेसिकली, ठीक है। इधर वाले क्षेत्र में जो जहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा हमारा, वहां पे क्या होगा, मरुस्थल जैसी क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी बेसिकली, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, बारिश तो हो नहीं रही है। यहाँ पे जैसे, फिर से, सॉरी यार, यहाँ पे फिर से करेक्ट कर देना आप। यहाँ पे हाई प्रेशर होगा ना, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ा और ये कहाँ जाएगा, ठीक था ना, यहाँ पे लो प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा और हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, हाई प्रेशर वाली कंडीशन बनेगी, तो इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा वायु का, और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी हाई प्रेशर वाली कंडीशन होगी हमारी, वहाँ पे क्या होगी, बारिश नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। तो जहाँ पे हाई प्रेशर वाली कंडीशन बनेगी, तो जो ये वायु होगी यहाँ से उठेगी, लो प्रेशर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ऊपर उठेगा, यहाँ से फिर जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ, जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा रहती है, उनके बीच में बेसिकली क्या करती है, बैठ जाती है, ठीक है। तो अब इनका भी मैं बता देता हूँ थोड़ा, ये कहाँ कहाँ तक रहती है। तो ये जैसे 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री ये साउथ तक रहती है, ये वाले। फिर इसके बाद क्या रहता है यहाँ से, फिर ये 40 से 45 तक, ये जो प्लेट रहती है ये चेंज होती रहती है। अब जैसे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अभी यहाँ पे है, अब जरूरी थोड़ी नहीं वर्ष भर यहाँ पे रहेगा। 21 मार्च 23 सितंबर के पास बात हो रही है ना, इसके बाद भी सूर्य का प्रकाश जैसे ऊपर जाएगा, तो ये लो प्रेशर वाली बेल्ट ऊपर बन जाएगी, फिर इसके दोनों तरफ हाई प्रेशर वाली बेल्ट बन जाएगी बेसिकली। 40 से 45 हो गया, यहाँ से 60 से क्या हो गया, 65 के बीच में बनता है, और यहाँ से 70 से 90 के बीच में यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा हाई प्रेशर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हाई प्रेशर वाली कंडीशन बन जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे मरुस्थल, मरुभूमि बन जाती है, शुष्क भूमि वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो ये नेचुरली हमारे क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं हमारे, जो भी क्या होते हैं, मरुस्थल होते हैं बेसिकली। तो अब ये क्या होते हैं, अब इसमें कोई मानव ऐसे तो नहीं आ सकता कि यहाँ पे बोल दिया उसने कि भाई मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या मरुस्थल बनने से रोक देता हूँ। ये जो वायु रहती है ना, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में यहाँ पे इधर बैठ जाती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से उठी थी, इधर बारिश करी, ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे बैठेगी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा हाई प्रेशर वाला जोन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इन क्षेत्रों में ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, हमारे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, नेचुरली होता है, ठीक है। तो अब इसमें कोई अब ऐसा नहीं कर सकता, जैसे कोई इंसान है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और इन सारी चीजों को इग्नोर करूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये नेचुरली ये सारी चीजें हैं। तो अब ये साले ये हमने मरुस्थल को सीख लिया था। मरुस्थलीकरण क्या हुआ बेसिकली, अब ये तो हमने प्रोसेस सीखा था ना, जो नेचुरली होता है, लेकिन जो ह्यूमन प्रैक्टिसेस के कारण क्या होता है, हमारा मरुस्थलीकरण या फिर डेजर्टिफिकेशन होता है, उन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेजर्टिफिकेशन क्या है, ठीक है, कि मरुस्थलीकरण किस प्रकार से होता है। तो अब किन ह्यूमन प्रैक्टिसेस की वजह से जो हमारी उपजाऊ भूमि है वो भी क्या है, मरुस्थल बनती जा रही है, ठीक है। तो किस प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं। तो जो आप सोच सकते हो बेसिकली क्या हो सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग करना, या फिर भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, ठीक है। जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रहता है उसका बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो वो क्या हो जाती है, जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उनके लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो प्लांट के लिए भी हमारा भूमिगत जल इंपॉर्टेंट होता है, तो भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं हम। इसके अलावा चारागाह बहुत ज़्यादा करा देते हैं, ठीक है। चराई बहुत ज़्यादा करा देते हैं हम, जो हमारे वनस्पतियाँ हैं, फिर पेड़ पौधे हैं उनका, ठीक है। और क्या हो सकता है,
और वनोन्मूलन भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। वनोन्मूलन के कारण भी क्या हो जाता है, हमारे डेजर्ट बन जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे थी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे भारत की जलवायु है यहाँ पे, ठीक है, हमारा इंडिया का छोटा सा मैप है, यहाँ पे जो हमारा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे, दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे क्या होती है हमारे यहाँ, बेसिकली क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो वैसे जो हमारे यहाँ कंडीशन रहती है, वो शुष्क भूमि हमारे यहाँ ज़्यादा है। इसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देता हूँ कि शुष्क भूमि किस प्रकार से है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है हमारा, पहले उसको हम देख लेते हैं। टोटल क्षेत्रफल कितना है इंडिया का, तो 32,87,000 263 होगा ना, 263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया टोटल क्या है इंडिया के क्षेत्रफल का है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें बात करेंगे तो टोटल हो गया, तो इसमें जो शुष्क भूमि है ना, शुष्क भूमि, ठीक है, लो प्रेशर वाली जो बेसिकली जो हाई प्रेशर वाली भूमि है बेसिकली, ठीक है, वो शुष्क भूमि कितनी है हमारी, तो 22,87,000। आप देख सकते हो आप, 22,87,000 कितना, 472 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब 32 लाख टोटल है, इसमें से 22,87,472 किलोमीटर स्क्वायर है, ये क्या हमारे शुष्क मरुभूमि है, मतलब, ठीक है। शुष्क शुष्क भूमि क्षेत्र में ये सारी चीजें आती है। तो हमारे यहाँ क्या है कंडीशन, वैसे हमारे यहाँ तो बेसिकली सूरज का प्रकाश मतलब क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर वाला जोन बन जाता है बेसिकली, यहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बारिश होती है, तो वो किसके कारण होती है, एकमात्र कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। इसलिए हमारी जो जलवायु है बेसिकली वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। तो वो सारी चीजें हैं ना उष्ण कटिबंधीय, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो ये प्लेट, ये सारी बनती है जलवायु की। तो इस वाले क्षेत्र में क्या बनती है, उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र बनते हैं। तो उष्ण कटिबंध में हमारा भारत देश आता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कौन सी हमारी मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो शुष्क भूमि है, इसके अलावा भी जो हमारे मरुस्थल है, किस क्षेत्र में है? दो है ना हमारे मरुस्थल यहाँ पे। तो दो टाइप के हमारे यहाँ मरुस्थल है, एक थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। अब ये काफी बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया में अगर देखने जाए तो एरिया कितना होता है इसका, 1,96,150 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब काफी बड़े एरिया पे क्या है हमारा मरुस्थल है। इसके अलावा एक जो कोल्ड डेजर्ट है, जो हमारा जम्मू कश्मीर में भी एक लद्दाख डेजर्ट है, ठीक है, एक लद्दाख डेजर्ट भी है। तो अब ये क्या होता है, ये हमारे पास गर्म रहता है, और ये क्या रहता है, शीत, कोल्ड डेजर्ट है बेसिकली। तो ये कुछ नहीं है, बस जो हमारी जलवायु की प्लेटें पाई जाती है उनके कारण ये क्या है, हमारा शीत इसमें पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, मतलब बारिश की यहाँ पे ओवरऑल देखें तो बारिश की कंडीशन बहुत कम बनती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या होता है, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून रहता है उसके कारण यहाँ पे भारत में बारिश होती है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारा मुंबई रहता है, ठीक है। यहाँ पे मुंबई रहता है और यहाँ पे पुणे रहता है। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, अगर यहाँ से हमारी हवाएं आ गई, ठीक है, या फिर जलवाष्प वाली हवाएं आ गई, ठीक है। तो अगर ये आ गई तो यहाँ से क्या होती है, ये ऊपर की तरफ उठती है बेसिकली मुंबई। यहाँ से आप हवाई क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। तो अब मैंने बताया था ओसोन वाली वहां पे क्या बन जाती है, कंडीशन बन जाती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर वाला जोन क्रिएट हो जाता है ना, जो ऊपर की तरफ हवा उठेंगी, फिर आप ऊपर की तरफ उठेंगे फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पे पुणे में, ठीक है। तो यहाँ पे पुणे में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर वाली जोन हो जाएगी। तो जहाँ पे भी वायु नीचे बैठ जहाँ से उठी है वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा बेसिकली, वायु हल्की हो जाएगी, ऊपर उठेगी। फिर कहीं कहीं पे जेट स्ट्रीम भी बन जाता है, ठीक है, अगर क्षैतिज रूप में बहुत तेज दूरी तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो हमारा हाई प्रेशर वाली कंडीशन बन जाती है पुणे में एक ही टाइम पे, और मुंबई में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो इसको हम वृष्टि क्षेत्र बोल देते हैं, जहाँ पे बारिश होती है। और इसको ये किस में आ जाता है, फिर वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो ये चीज थी थोड़ा, तो एक बात को ध्यान रख लेना बस, यहाँ से कि जो हाई प्रेशर वाला जोन है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली, तो हाई प्रेशर वाली जोन में क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारी बारिश नहीं होगी बेसिकली, वृष्टि छाया में आएगी। तो अब हम क्या देख रहे थे, इसके रीजन देख रहे थे ना, तो इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, या फिर यहीं पे देख लो इसको, और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं डेजर्टिफिकेशन के, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा, जैसे हम
भूमिगत जल का हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, चारागाह बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, वनोन्मूलन हो गया, और क्या चीज़ें हो सकती है, हमारी जो कृषि पद्धति होती है वो भी हो सकता है, कृषि पद्धति, ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, स्थानांतरित कृषि होती है, तो मृदा मृदा जो हमारी क्या रहती है, उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, तो कृषि पद्धति भी एक रीजन माना जा सकता है यहाँ। तो बेसिकली ह्यूमन की रॉन्ग प्रैक्टिसेस के कारण ही क्या हो जाता है, हमारा डेजर्टिफिकेशन बेसिकली हो जाता है। हाँ, इन सारी चीज़ों की वजह से, डेजर्टिफिकेशन की वजह से या फिर वनोन्मूलन, इनके इनके ये सीधे सीधे इम्पैक्ट कहाँ पे करते हैं, हमारे ये दोनों चीज़ें सीधे हमारे, जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट चेंज, ये दोनों आपस में, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, हमारी जो भी बेसिकली जलवायु रहती थी वो अब विषम हो, मतलब जो भी टाइम रहता था उसको वो अपने इससे हो गया कि जब बारिश हो रही है, कभी कभी भी बारिश हो रही है, मतलब ठीक है, इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होना, वो सारी क्या है, क्लाइमेट चेंज है बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए ह्यूमन क्या नहीं रहता है, बेसिकली तैयार नहीं रहता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जैसे हम कहीं पे रह रहे हैं, तो हम उस एरिया का जो भी जलवायु रहता है उसमें क्या रहते हैं, एडोप्टेबल रहते हैं, मतलब उस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर जैसे ठंडे इलाके में हम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ जाए, असहनीय ठंड पड़ जाए, तो वहाँ के लोगों को बेसिकली क्या हो जाएगी, वहाँ पे दिक्कत जाएगी ना, फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, वर्षा का काल हो गया, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, किसकी वजह से, जैसे हमारे रॉन्ग ह्यूमन की रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से, जैसे वनोन्मूलन हो गया, तो ये सारी चीजें थी इसमें, ठीक है। तो और भी यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि अब जो मरुस्थलीकरण है, ये काफी बड़ा मुद्दा माना जाता है, ठीक है, अब जो यूएन था ना, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र था, उसने क्या करा है बेसिकली, तो 1992 में सबसे पहले, 1992 में क्या हो रहा था, हमारा जो भी अर्थ समिट होता था, हमारा अर्थ समिट किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बेसिकली पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था, ये रियो डी जेनेरिया ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में ये समिट हो रहा था। अब इसी में एक चीज को देखा गया है कि जो हमारा क्या है, बेसिकली जो मरुस्थलीकरण है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है, जो हमारी भूमि है वो मरुस्थल बनती जा रही है, वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, ठीक है, उर्वरता वहाँ पे जमीन होती जा रही है, लोग वहां से फिर भाग जाएंगे जब कुछ भी नहीं रहेगा जमीन में, ठीक है, तो इसको देखते हुए क्या करा अब इन्होंने, यूएन महासभा ने क्या करा बेसिकली, तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा कि यूएन डबल सी, वैसे इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, यूएन यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी की यहाँ पे क्या करी थी, स्थापना भी करी थी, तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब ये तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिलेटेड, ठीक है, तो इसकी भी इन्होंने स्थापना करी। अब इसकी जो क्लाइमेट चेंज की जो भी बैठक रहती है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, यूएन डबल सी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी इनको विचार आया, लेकिन अभी ये फॉर्म नहीं करा यूएन डबल सी डी, ठीक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन बेसिकली, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। वैसे इनकी इसकी स्थापना यहाँ पे इस वाली समिट में करी गई थी, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को क्या करना था, कम करना था, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएन डबल सी, तो इसके बारे में, इसकी जो बैठक रहती है यूएन एफ ट्रिपल सी की, इसकी बैठक को क्या बोल देते हैं, सीओपी बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, तो सीओपी जो हमारा फर्स्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये सभी को पता होगा 1995 में हुआ था ना ये। और इसके अलावा जो यूएन एफ ट्रिपल सी है, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1992 में इसकी स्थापना हो गई, लेकिन जो इसकी फर्स्ट बैठक होती है वो कब होती है, तो 1995 में होती है, कहाँ पे, बर्लिन में, बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में है बेसिकली, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो मैं बता देता हूँ, जो को 15 हुआ था वो कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा वो में हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो
कोप 16 है, ये कब हुआ था? तो ये रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अब कोप 17 अभी ये हुआ नहीं है, पर इसको अभी प्रस्तावित करा गया है। कोप 17 कहाँ पे होगा? उधर उलान बतर में होगा ये, ठीक है, उलान बतर। और कहाँ पे है ये उलान बतर बेसिकली? तो ये है मंगोलिया में। तो इसके अलावा UNFCCC का हम बेसिकली इसको हम पढ़ने जा रहे थे ना, कि इसमें भी कभी कभी अब इन सारी चीज़ों में भी कभी बोल वचन टाइप यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो UNCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? सबसे पहले तो 1994 में इसका विचार आया था। ठीक है, 1994 में इसका क्या आया था? सबसे पहले विचार आया था। लेकिन जो इसकी स्थापना करी गई थी 1996 में, क्या करा गया था? इनटू फोर्स। ठीक है, इसमें कहाँ इसकी स्थापना करी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था UN CCC का। ठीक है, तो UN CCC जो है किससे रिलेटेड है, ये चीज को ध्यान रख लेना, ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए है। और UNFCCC ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा और कुछ जो यहाँ पे आप इसी के कॉमेंट इसके बारे में, डेजर्टिफिकेशन के बारे में बोले, तो 2006 में जो UN ने क्या करा था उसको, ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर, क्या करा था इसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ठीक है, 2006 को क्या मना था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ये 2006 को। और ये एक फैक्ट ये हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, UNFCCC में जो 2018 है, इसमें क्या करा गया था? एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एक तैयार करा गया था। ठीक है, फ्रेमवर्क। और जो इसका गोल है, कब कब से कब तक है? तो 2018 से 2030 तक है, UNFCCC में। ठीक है, इसके अलावा एक और बात करें तो इसमें जो मरुस्थल की भूमि होती है बेसिकली, उसको कितने पार्ट में बांटा जाता है? तो 3 पार्ट में बांटा जाता है यहाँ पे। एक ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि। ठीक है, ऊसर भूमि किसको बोलते हैं? जिसमें बिल्कुल भी खेती ना हो। ठीक है, बिल्कुल खेती ना हो। ठीक है, इसके अलावा एक अर्ध ऊसर रहती है, अर्ध ऊसर, जिसमें मतलब थोड़ा बहुत खेती हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खेती लायक उसकी क्या रहती है। तो ये बेसिकली ये बांट रखे हैं, जो भूमि के पार्ट है ना, उनको बांट रखे हैं। क्या ऊसर भूमि कौन सी होगी, अर्ध ऊसर भूमि कौन सी होगी? ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत खेती होने के चांसेस है, मतलब। ठीक है, एक उपाद्र भूमि रहती है। ठीक है, उपाद्र भूमि किसको बोलते हैं? जिसमें मतलब ठीक ठाक यहाँ पे क्या हो जाती है, खेती होने के चांसेस रहते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीजें थी। तो आई थिंक काफी रहेगा आज के लिए फिर ये। तो क्या क्या चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिए थे। तो बेसिकली ओसांग, बारिश का कारण, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए थे। बारिश किस प्रकार से होती है, ठीक है, कि जिस प्रकार से मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो लो प्रेशर रहता है, ठीक है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ऊपर हवा क्या हो जाती है, ठंडी हल्की हो जाती है, फिर ऊपर उठती है, फिर ओसांग जैसी कंडीशन बन जाती है। वो ओसांग क्या होता है, वह तापमान होता है जहाँ पर वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, मतलब वायु उससे ज़्यादा क्या नहीं ले पाती है खुद में, फिर नमी धारण नहीं कर पाती है। और जो ओसांग में जो ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता रहती है, वो कितनी रहती है? 100% रहती है। ठीक है, तो हो गया, आई थिंक काफ़ी रहेगा आज के लिए। ठीक है, फिर इसके अलावा जो और टॉपिक है, तो आप लोग भी सजेस्ट करके बता देना कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो भी इन्वायरमेंट है उसको बेसिक से अगर स्टार्ट करें, बेसिक से भी इसको स्टार्ट, मतलब जो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उससे हम स्टार्ट करें, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या रहता है, उपभोक्ता रहता है, उत्पादक किस प्रकार से, वो सारी चीज़ों को हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बता देना। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करना होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या चीज़ आप सीक्वेंस से चाहते हैं। बेसिकली ये तो बीच का टॉपिक हो गया ना, तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत जाती है फिर। ठीक है, तो वैसे तो हमने इसको पूरा ढंग से ही समझने की कोशिश करी। तो मरुस्थलीकरण हमारा टॉपिक, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये सबको आपको पता है। अब मृदा का अवनमन में इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मृदा का अवनमन
किस तरीके से हमारा जो स्थलीय पारतंत्र रहता है उसको अफेक्ट करता है। अब स्थलीय पारतंत्र होता है, इसके बाद जलीय पारतंत्र भी रहता है कि जलीय पारतंत्र को किन कारकों से वो प्रभावित हो सकता है बेसिकली। तो यहीं तक रखते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।